नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के वी राय, फॉर्मर एडवाइज़र, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। आरटीआई सीरीज़ में आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे कि आरटीआई के अंतर्गत पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं क्या। साधारण लैंग्वेज में हम कहते हैं किसी भी सरकारी तंत्र से आप आरटीआई के माध्यम से कोई भी सूचना मांग सकते हैं, परंतु ये सरकारी तंत्र में क्या क्या कवर होता है, पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन क्या है, क्या इसमें नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं या नहीं आती हैं तो कितने दायरे में आती हैं, क्या उनसे सारी इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है, इत्यादि इत्यादि। इन पर कुछ डाउट्स को क्लियर करने का इस वीडियो में प्रयास किया जा रहा है। तो आरटीआई एक्ट 2005 की सेक्शन 2H के अंतर्गत पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन दे रखी है। इसके अनुसार पब्लिक अथॉरिटी मीन्स एनी अथॉरिटी or body or institution of self-government established or constituted A. under the Constitution, B. by an act of law made by Parliament, C. any other law made by state legislature, E. information issued or order made by the appropriate government and includes any body owned, controlled or substantially financed and non-government organizations substantially financed directly or indirectly by funds provided by the appropriate governments। तो अब इस डेफिनेशन को समझने का प्रयास करते हैं। पहला पार्ट तो ये कहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से क्रिएट की हो। अब कॉन्स्टिट्यूशन से हमारी सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है बनी हुई है, स्टेट गवर्नमेंट्स बनी हुई हैं, पार्लियामेंट बनी हुई है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बनी हुई हैं। तो ये सारे के सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वे किसी भी नॉमेनक्लेचर से नोन हों, बिकॉज दे आर दी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, तो ये सब इसके अंतर्गत कवर होते हैं। लेमन लैंग्वेज में कहें तो ऑल मिनिस्ट्रीज, ऑल डिपार्टमेंट्स, ऑल ऑटोनमस बॉडीज, ऑल अंडरटेकिंग्स, ऑल लोकल बॉडीज, ऑल इंस्टीट्यूशंस, ऑल बैंक्स जो भी गवर्नमेंट ने बनाए हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं, गवर्नड हैं, सब्सटेंशियल फाइनेंस्ड हैं, ये सब कवर में हो जाते हैं। यानी कि कहें सिंपल लैंग्वेज में तो पंचायत से लेकर राष्ट्रपति महोदय के कार्यालय तक जितने भी इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ने भले ही बनाए हों या पार्लियामेंट ने किसी एक्ट के माध्यम से बना दिए हों, जैसे हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, पार्लियामेंट्री एक्ट से बना हुआ है, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है, पार्लियामेंट्री एक्ट से बना हुआ है, या स्टेट गवर्नमेंट से ऐसे इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर रखे हों। हमारी जो है मिनिस्ट्रीज हैं, अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, अंडरटेकिंग्स हैं, ऑटोनमस बॉडीज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अगर सेंट्रल ने यूनिवर्सिटी बनाई है तो पार्लियामेंट ने बना दी, अगर स्टेट्स ने बनाई है तो स्टेट लेजिस्लेशन ने बना दी, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने बनाई हैं तो उनके आदेशों के अंतर्गत वो आ रही हैं तो वहाँ पे आ जाएंगी, कंट्रोल्ड एंड गवर्न। तो किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट का उन पे कंट्रोल हो, गवर्नमेंट ने फाइनेंस कर रखा हो, सब्सटेंशियली फाइनेंस कर रखा हो, या उनके अधीनस्थ आती हों, दे आर कंट्रोल्ड एंड गवर्नड, rather controlled or governed
और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड, तीनों में से एक भी कंडीशन अगर लागू हो जाती है तो वो आरटीआई के दायरे में आ जाते हैं। इस प्रकार से दिल्ली गवर्नमेंट की अगर बात करें तो हमारी चाहे डीटीसी हो, चाहे हमारी अकेडमीज हों, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, सब ये गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएटेड हैं, तो ये भी कवर हो जाती हैं। हमारी लोकल बॉडीज़ एमसीडी, एनडीएमसी, दिल्ली कैंटोनमेंट, ये भी कवर हो जाती हैं क्योंकि ये पार्लियामेंट के आदेशों से बनी हुई हैं, पार्लियामेंट्री एक्ट से बनी हुई हैं। इसी प्रकार से हमारा पब्लिक ग्रीवियंसेस कमीशन गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन से बना हुआ है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ए क्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन हो, वो सारी की सारी इसमें कवर होती हैं। यही नहीं, प्राइवेट सेक्टर के भी इंस्टीट्यूशंस जो कि उन्होंने गवर्नमेंट से कोई लाइसेंस ले रखा हो, गवर्नमेंट से अप्रूवल ले रखी हो, गवर्नमेंट ने उनको रिकग्निशन दे रखी हो, गवर्नमेंट का उसके ऊपर किसी प्रकार का अंकुश हो, कंट्रोल हो, या उसके दिशा निर्देशों का पालन करते हों, या उनके लिए बाध्य हो कि वो करेंगे, जैसा प्राइवेट स्कूल्स हैं, सीबीएसई के अधीन भी आते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का अधीन भी आते हैं, तो दोनों द्वारा ये रिकग्निशन भी लेते हैं, उनके दिशा निर्देशों का पालन भी करते हैं। और बहुत सारे स्कूलों ने, कॉलेजेस ने तो चीपर लैंड भी दे रखी है, तो वो भी सब्सटेंशियली फाइनेंस की डेफिनेशन में आ जाती हैं। जब ये एक्ट आया था तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो गवर्नमेंट के एक्ट्स के द्वारा बने थे, गवर्नमेंट से मदद ले रहे थे, गवर्नमेंट के अधीनस्थ थे, उन्होंने शुरू कर दिया कहना कि हम आरटीआई के अंदर कवर नहीं होते। परंतु विद द पैसेज ऑफ टाइम पिछले 15 सालों में इन्होंने डिले तो ज़रूर किया, परंतु जिसने भी इसको अवॉइड करने का प्रयास किया उसको या तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ने रास्ता दिखा दिया कि यू स्टैंड कवर्ड। अगर वो फिर भी नहीं माने तो वो हाई कोर्ट्स में चले गए, कई लोग तो सुप्रीम कोर्ट तक भी चले गए, पर अल्टीमेटली दे हैड टू फॉल इन लाइन विद दिस डेफिनेशन कि आप लोग जो हैं यू आर कंट्रोल्ड, गवर्नड, owned, substantially financed by the government. As such, you stand covered. अब बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे भी हैं जो हमारे कंट्रोल में तो आते हैं, वो हमारे ओन्ड नहीं है, परंतु हमने उनको किसी न किसी तरीके से फंड्स दे रखे हैं, मटेरियल दे रखा है। जैसे राशन का दुकानदार है, ही इज ए लाइसेंस होल्डर, वो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के कंट्रोल में आता है, उनके अधीनस्थ आता है, परंतु फूड एंड सप्लाई द्वारा ओन्ड नहीं है। पर वो जो सप्लाई करता है मटेरियल वो उसको गवर्नमेंट देती है, तो ही सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड। इस प्रकार से ये सारे इंस्टीट्यूशंस जिनका गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी अधिकार है या उनसे लाइसेंस लेते हैं या रिन्यूअल कराते हैं, ये सारे कवर्ड हो जाते हैं। अब इनसे कितनी इंफॉर्मेशन लेंगे? जितना हमारा उनके ऊपर कंट्रोल है, नियंत्रण है, उतना ही हम उनसे सूचना ले पाएंगे। सपोजिंग यही फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की बात करें, एफपीएस को यदि हम गेहूं, आटा, मैदा, सूजी, चीनी, अगर ये 5 चीज़ें देते हैं तो हम इन्हीं 5 का ही खाता मांग सकते हैं। उनसे ये नहीं कहेंगे कि तूने एडिबल ऑयल कितना बेचा, तूने साबुन कितना बेचा, तूने कॉस्मेटिक्स कितने बेचे, तूने अन्य दालें बेची तो कितनी बेची। अगर उन पे नियंत्रण होगा तो वो कंट्रोल में आ जाएंगी, परंतु अगर उनके ऊपर हमारा नियंत्रण आज की डेट में नहीं है तो वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम बाध्य नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से एफपीएस जिस चीज़ पर हमारा नियंत्रण होगा, कंट्रोल होगा, और वो हमारे पास से आर्टिकल्स लेता होगा या सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड होगा किसी भी प्रकार से, तो उसको हम नियंत्रण में मानते हुए उतने एरियाज में सूचना ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, दिल्ली पुलिस होटल्स, रेस्टोरेंट्स को लाइसेंस देती है, तब जितना लाइसेंसिंग कंडीशंस में
हमने उनके ऊपर अंकुश लगा रखा है कि आप हमें इस बारे में सूचना देंगे, तो उनको देनी पड़ेगी। परंतु हालांकि दिल्ली पुलिस उनको और कुछ नहीं दे रही सिवाय लाइसेंस के, परंतु जितना उन लाइसेंसिंग कंडीशंस के अंदर दिल्ली पुलिस का उनके ऊपर कंट्रोल है, नियंत्रण है, उतना एस्पेक्ट्स में उनको सूचना देना ही होगा, चाहे वो मंथली बेस पे देते हो, क्वार्टरली बेस पे देते हो, या आरटीआई के आने के बाद देते हो। तो इस प्रकार से जितना नियंत्रण हमारा है उतनी ही हम सूचना मांग सकेंगे। यदि राशन का दुकानदार कल को कपड़ा बेचना शुरू कर दे और हमारा कपड़े पे नियंत्रण नहीं है, तो हम उससे नहीं पूछ सकते कि तूने कितना कपड़ा खरीदा और कितना बेचा और किसको बेचा, क्यों बेचा, कैसे बेचा, क्या प्राइस पे बेचा। हमारा कोई नियंत्रण नहीं था। परंतु अगर हम उसको जो आर्टिकल्स दे रहे हैं उन पे हमारा नियंत्रण है कि तुम ये इस रेट पर बेचोगे, इस कार्ड होल्डर को दोगे, इतनी क्वांटिटी में दोगे, तो हमारा नियंत्रण है, तो उसका हिसाब किताब उससे मांगेंगे और आरटीआई में उससे इंफॉर्मेशन लेकर एप्लीकेंट को भी उत्तर देंगे। किसी जमाने में दिल्ली के अंदर दिल्ली विद्युत बोर्ड प्राइवेटाइज्ड नहीं था, ये सरकारी अंडरटेकिंग थी, अटॉनमस बॉडी थी, तो सारी की सारी सूचना डायरेक्टली लोग इससे ले लेते थे। परंतु जब ये कंट्रोल से बाहर हो गए, बिजली प्राइवेटाइज होगी दिल्ली में, टाटा और रिलायंस ग्रुप वगैरह के पास आ गई, तो इन्होंने कहा कि हम आरटीआई के अंतर्गत नहीं आते। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने कहा कि यू स्टैंड कवर्ड बिकॉज यू आर कंट्रोल्ड एंड गवर्न्ड एंड इवन सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, आप यू स्टैंड कवर्ड। पर ये दिल्ली हाई कोर्ट में चले गए, सिंगल जज बेंच ने भी कह दिया कि यू स्टैंड कवर्ड, परंतु इन्होंने डबल बेंच में लगा दिया और आज तक उसका निर्णय नहीं आया। तो डायरेक्टली पब्लिक इनसे इंफॉर्मेशन नहीं मांग पा रही, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि इनसे कंसर्न सूचना जो है वो हम आरटीआई के माध्यम से आपको नहीं देंगे। हमारा पावर डिपार्टमेंट इनके ऊपर कंट्रोल करता है, हमारा DERC जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो इनके ऊपर कंट्रोल करता है। सो दे आर बाउंड टू रिप्लाई टू देयर क्वेरीज। तो हम आरटीआई जो भी आती है उनके माध्यम से इंफॉर्मेशन इनसे मांगते हैं और उसके बाद जनता को देते हैं, परंतु ये उतनी ही लिमिट में होगा जितनी लिमिट में हमारा उन एजेंसीज पे कंट्रोल है। जिस एस्पेक्ट पे हमारा कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है, उन चीज़ों के बारे में हम उनसे सूचना नहीं मांग पाएंगे। तो इस प्रकार से सरकारी तंत्र के अलावा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs जिसको हम कहते हैं, कई NGOs ने करोड़ रुपया ले रखा है, कईयों ने बहुत थोड़ी मामूली सी फंडिंग करवा रखी है। तो इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू कर दी हैं कि सब्सटेंशियली फाइनेंस का कंट्रोल का मतलब क्या है। कई जगह कंफ्यूजन हुआ कि 51% हो तभी सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कई केसों के माध्यम से कि सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड का क्या मतलब है। एक छोटी सी संस्था हो उसके लिए थोड़ा बहुत पैसा भी बहुत सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड हो सकता है। तो इनको मेरिट्स के ऊपर ऑन केस टू केस बेसिस एग्जामिन करती हैं कोर्ट्स और कहती हैं कि आप सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड हैं या नहीं, परंतु कंट्रोल और गवर्नेंस तो होगी ही। इसी प्रकार से हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने आरटीआई एक्ट बनाया था और जनता को दिया था, उनको भी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने कह दिया है यू आर कंट्रोल्ड, गवर्न्ड एंड इवन सब्सटेंशियली फंडेड बाय द गवर्नमेंट। कंट्रोल और गवर्नेंस तो ये पार्टी रिकग्नाइज है, तो हमारे इलेक्शन कमीशन के अधीन आती हैं, उनके माध्यम उनके दिशा निर्देश मानने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से वो पहली कंडीशन भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद दूसरी कंडीशन सब्सटेंशियली फाइनेंस की थी, तो CIC ने कहा कि आप लोगों को फ्री एकोमोडेशन मिला हुआ है बिकॉज ऑफ रिकग्निशन ऑफ द पार्टी, आपको बिजली, पानी एक्सेट्रा फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं, तो आप इसमें कंट्रोल्ड और गवर्नड भी हैं और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड भी हैं। परंतु इसके बावजूद भी
अभी मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, किसी ने रिट पिटीशन डाल रखी है। अब देखते हैं कि वहाँ से उत्तर क्या आता है, वरना ये भी अभी तक जो है आरटीआई के माध्यम से बाहर हैं। हालांकि आरटीआई बनाने वाले स्वयं ही हैं ये, परंतु ये स्वयं ही इसके अंतर्गत अभी नहीं आए हुए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन और जजमेंट आएगी तो उसके बाद निर्णय हो जाएगा कि कितना कंट्रोल है, कितना गवर्नेंस है, इनको क्या इन्फॉर्मेशन देना है, क्या नहीं देना है, इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार से डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2H पब्लिक अथॉरिटीज के लिए बहुत अहम है। यदि स्टेट गवर्नमेंट का उनके ऊपर कंट्रोल है तो स्टेट गवर्नमेंट उनसे इंफॉर्मेशन मांग सकती है। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट का उनके ऊपर कंट्रोल है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के वो इंस्टीट्यूशन जो उनको कंट्रोल और गवर्न करते हैं वो उनसे इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, प्राइवेट बॉडी से, एनजीओ से, और वो आपको दे सकते हैं। इस प्रकार से वास्ट कवरेज है आरटीआई में। यही नहीं कि पंचायत से प्रेसिडेंट तक सरकारी तंत्र ही केवल इसके अंतर्गत आएगा, लाइसेंस होल्डर्स भी आ जाते हैं, रिकॉग्नाइज पार्टीज भी आ जाती हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं जिनको हम कंट्रोल करते हैं, गवर्न करते हैं, भले ही वो प्राइवेट हों, हमने ओन ना कर रखे हों। लाइसेंस होल्डर्स हों, होटल्स हों, रेस्टोरेंट्स हों, या और इंस्टीट्यूशंस हों, टीचिंग इंस्टीट्यूशंस हों, भले ही वो प्राइवेट बॉडीज़ हैं, परंतु क्योंकि उनके ऊपर सरकार का नियंत्रण है इसलिए वो आरटीआई के माध्यम से कवर हो जाते हैं। जो जो इंस्टीट्यूशन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या सीआईसी में जाता गया वो सारे के सारे को इसके अंतर्गत आना ही पड़ा। लेट अस सी आगे क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।